चले, थक जाता होगा आदमी पढ़ पढ़ के, नहीं कौन ऐसा, मैं सुनना चाहता हूँ ये बात तुम्हारे मुंह से। तो हम इन्वायरमेंट थे और इन्वायरमेंट पे हमने पिछली क्लास में 2-3 चीजें देख ली थी। जैसे 2-3 में क्या क्या देख लिया था, जैसे हमने देखा था इकोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें हमने लैंड का सिस्टम देखा था, जैसे रुको यार गर्मी भी लग रही है, खांसी भी हो रही है। तो लैंड इकोसिस्टम देखा था हमने। उसके बाद उससे पहले हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़े थे, याद होंगे आपको। इकोलॉजिकल पिरामिड नंबर का पढ़ा था, बायोमास का पढ़ा था और एनर्जी का पढ़ा है। इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर क्या है? नंबर क्या है कि सबसे नीचे प्रोड्यूसर की संख्या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ज्यादा होगी, यानी लैंड की इकोसिस्टम में ज्यादा होगी। उसी जगह हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में आते हैं तो पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड। उसी जगह हम किसी पेड़ की इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वो रोम्बॉइडल शेप का है। फिर हमने बायोमास की बात करी थी, यानी वेट बायोमास की बात हो रही है यहाँ पे, नॉट द ड्राई बायोमास। तो वेट बायोमास की बात करें तो बायोमास के 2 डायग्राम देखे थे। एक तो हमने देखा था नॉर्मल फूड चेन का, जिसे हम अगर आप देखें टेरेस्ट्रियल फूड सिस्टम कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। जैसमें पेड़ को बकरे ने खाया, बकरे को लायन ने खाया, एंड सो फोर्थ, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। तो बायोमास में हमने देखा था, जब बायोमास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल प्लस जितने भी फूड चेन है जिसमें ग्रेजिंग फूड चेन्स होते हैं। ग्रेजिंग मतलब जो फाइटोप्लैंक्टन्स या फिर प्रोड्यूसर के प्रोडक्टिविटी पे डिपेंडेंट होते हैं। समुद्र में या पानी में इसे फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में इनका नाम ग्रीन प्लांट्स है ही। तो इनकी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंडेंट होते हैं, इनका बायोमास ज्यादा होता है, बाकी जो इनके डिपेंडेंट जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका मास कम होता जाता है। देखा था ना, इसे हम कहते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। ये भी इन्वर्टेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पैरासिटिक फूड चेन में ये भी इन्वर्टेड हो सकता है कि एक पेड़ है, उस पर बहुत सारे फंगस लगे हुए हैं, ठीक है। तो इधर आ जाओ। तो हमने इन्वर्टेड बायोमास का भी कंसेप्ट देखा था। तो पहले हमने पिरामिड ऑफ नंबर देखा, फिर हमने बायोमास का देखा, और बायोमास के बाद हमने इन्वर्टेड पिरामिड जो बायोमास का एक्वेटिक में मिलता है। एक्वेटिक में लैंड टेरेस्ट्रियल सिस्टम में हमें क्या मिलेगा? अपवर्ड पिरामिड, लैंड पे ग्रासेस है, जबकि फाइटोप्लैंक्टन की केसेस में, ये जो फाइटोप्लैंक्टन है उनके केसेस में इन्वर्टेड है, ठीक है। इधर आ जाइए नंबर में। नंबर में जब हम पैरासिटिक फूड चेन की बात कर रहे हैं तो ये पिरामिड नंबर का इन्वर्टेड है। जब हम बात कर रहे हैं ग्रेजिंग फूड चेन का तो ये पिरामिड ऑफ नंबर्स अपराइट है। हम बात कर रहे हैं एक पेड़ की इकोसिस्टम का तो रोम्बॉइडल है, ठीक है। फिर हमने आगे देखा था पिरामिड ऑफ एनर्जी जो हमेशा अपराइट रहता है। एक एक्सेप्शन है इसका, क्या एक्सेप्शन है? कीमोसिंथेसिस वाला, कि जहां जहां कीमोसिंथेसिस होती है वहां ये इन्वर्टेड हो सकता है, लेकिन यूपीएससी में आए तो आपको अपराइट ही कहना है। कौन सा पिरामिड हमेशा अपराइट रहेगा? एनर्जी वाला। पिछली क्लास में ये सब हुआ था। फिर हमने बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट। कहाँ रहते हैं मैडम आप? घर आके पढ़ा दे क्या आपके? आप एक काम करें, सुबह सुबह फोन कर दिया करो, 5 बजे तुम्हारे घर आके पढ़ा के फिर मैं चला जाऊंगा। आया करो रोजाना, वरना घर के बाहर लगा देंगे लॉक, ठीक है। फिर हमने पिरामिड्स के बाद ये भी देखा था कि बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन का कंसेप्ट, कि किस तरह से पॉल्यूटेंट एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे इंक्रीज होते रहते हैं, और किस तरह से पॉल्यूटेंट एक ही ऑर्गेनिज्म में विद साइज एंड विद एज बढ़ते हैं। तो अगर सेम ऑर्गेनिज्म में विद एज एंड विद साइज पॉल्यूटेंट बढ़ते रहे तो उसे बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। अराउंड द ट्रॉपिक लेवल बढ़े, ट्रॉपिक लेवल समझते हैं ना, एनर्जी लेवल इज नोन एज ट्रॉपिकल लेवल। विद एनर्जी लेवल बढ़े तो उसे बायो मैग्निफिकेशन। चले आगे।
आसान है ना एनवायरमेंट। फिर हमने नेक्स्ट पिछली क्लास में प्रोडक्टिविटी देखी थी और देखा था कुछ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, कुछ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जो प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी है, यानी जो फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी प्रोडक्टिविटी है, इसे कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इन पे जो डिपेंडेंट प्रोडक्टिविटी है उसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी दो तरीके से हो सकती है। अगर मान लो किसी पेड़ की बात करें तो उसका टोटल प्रोडक्टिविटी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जितने इसने फोटोसिंथेसाइज करा है उन सबको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन उस पेड़ का खुद का भी रेस्पिरेशनल लॉसेस हो सकता है, खुद के भी तो लॉस होंगे। अरे मैंने खाना मान लो 100 किलो जूल खाया, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100 जूल लेते हैं। 100 और जूल में नहीं, वर्क को देखते हैं जूल में, हम यहां पर कैलोरी लेते हैं, ठीक है। 2300 कैलोरी खाना खाया हमने, फूड को कैलोरी में लिया करो, ठीक लगता है। मान लो 2300 कैलोरी हमने खाना खाया, मैंने खाना खाया आज, तो ऐसा थोड़ी ना कि मेरी बॉडी में 2300 कैलोरी इंक्रीज हो गया, वेट इंक्रीज हो गया इतना। मान लो 10 ग्राम मैंने खाना खाया, इसका मतलब ये नहीं खाना खाते ही मेरा 10 ग्राम इंक्रीज हो गया वेट, ऐसा नहीं होता। आप 1 किलो अगर मटन खा ले तो ऐसा नहीं है 1 किलो वेट आपका बढ़ जाएगा। क्यों? रेस्पिरेशनल लॉसेस है। क्यों? ओनली 10% ऑफ एनर्जी एंड 10% ऑफ बायोमास इज बीइंग ट्रांसफर्ड, और 10% में से भी 90% वुड बी रेस्पिरेशनल लॉस। 10%, उस 10% का भी 10% ही आपकी बॉडी का फैट बन रहा है। एवरीवन, इस लॉ को क्या कहा जाता है? लिंडमैन का 10% एनर्जी लॉ। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में अगर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से रेस्पिरेशनल लॉसेस माइनस कर दें तो एनपीपी आता है, ठीक है। फिर ये एनपीपी ही निर्धारित करता है किसी भी बायोडाइवर्सिटी में, यानी जैव विविधता में कितनी विविधताएं होंगी बायोडाइवर्सिटी। इसलिए कोरल रीफ्स में हमें इतनी बायोडाइवर्सिटी मिलती है क्योंकि इसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे ज्यादा है। सेकंड नंबर पे आता है रेन फॉरेस्ट, जैसे अमेजोन के रेन फॉरेस्ट आप देखते हैं तो कीट पतंगे आपको पता होगा इतने वहां पे इंसेक्ट हैं अमेजोन के रेन फॉरेस्ट में कि 3 बिलियन तो हम अभी तक गिन चुके हैं। उसके बाद भी हर दूसरे तीसरे दिन एक नई स्पीसीज मिलती है। अब आप खुद आइडिया लगाइए, क्यों अंडमान निकोबार में और क्यों वेस्टर्न घाट में हर साल 3 से 4 हमें नई स्पीसीज मिलती है? क्यों? वो एक रेन फॉरेस्ट है, वर्षावन है, और वर्षावन है तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। हिमालय पे तो नई स्पीसीज नहीं मिलती हर साल। कभी न्यूज पढ़ी है एनवायरमेंट की तो उसमें देखते होगे ना कि वेस्टर्न घाट या अंडमान निकोबार में कोई ना कोई नई स्पीसीज मिलेगी। हिमालय में तो ऐसा है नहीं। हरियाणा में तो कोई कहता नहीं कि केचुआ मिला बिल्कुल अलग तरीके का, कहता हरियाणा में कोई? नेवर एवर यू विल फाइंड। क्यों? क्योंकि वहां की एनपीपी बहुत ज्यादा, मतलब यहां की तो बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे तो लगा दिए, थोड़ा बहुत घास के पेड़ लगा दिए, हो गए बहुत। क्यों? वेस्टर्न घाट और अंडमान की एनपीपी बहुत ज्यादा है और इसी पे डिपेंडेंट होता है बाकी का जो इकोसिस्टम है, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो इसी पे डिपेंडेंट है। इसी पे फिर हार्बीवोर की पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, इसी पे फिर कार्निवोर की पॉपुलेशन डिपेंडेंट। ग्रासलैंड में इतने बड़े बड़े कार्निवोर क्यों मिलते हैं? सवाना जिसे कहते हैं, जैसे नामीबिया जाएंगे, जाम्बिया जाएंगे, तंजानिया जाएंगे, सरनगेटी नेशनल पार्क तंजानिया, तो आप देखेंगे वहां पर गेम हंटिंग के लिए फेमस है वो। यानी अगर आप शिकार करते हैं तो शिकार के लिए पहले पैसा लेगा और शिकार कर दिया तो एक ट्रॉफी देगा। गेम हंटिंग कहते हैं उसे। मुक्ता की खैर चरम सीमा है ये, लेकिन फिर अफ्रीका वाले करेंगे क्या? हैंड टू माउथ है। गरीब को आदर समझाने मजाक है, इधर आओ। तो गेम हंटिंग होती है। क्यों गेम हंटिंग होती है? क्योंकि वो बड़े बड़े ग्रास लैंड है, उस पर बहुत सारी हार्बीवोर्स पॉपुलेशन है, जिराफ, एलिफेंट, बहुत सारे के हार्बीवोर पॉपुलेशन है। उस पर डिपेंडेंट कार्निवोर पॉपुलेशन, जिसमें लायन है, अफ्रीकन लायन देखा होगा, बब्बर शेर सुनते हैं, वो अफ्रीकन लायन को कहते हैं। हमारे गिर वाले के तो ये बाल बहुत कम होते हैं, लेकिन अफ्रीकन लायन देखा होगा, एक मूवी आई थी उसमें सिंग इज ब्लिंग, देखा है? वो अफ्रीका से आया था, बुबोसा।
याद है? ये तो याद ही रहता है। तो बुबोसा वो अफ्रीका से आया था, क्यों? क्योंकि वहां पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उस एरिया की बहुत ज्यादा है। चले आगे। आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। यूपीएससी इसे ये भी ले सकता है कि फ्रॉम हाइयर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए भी दे सकता है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग भी लगाने को दे सकता है। एक बार लिख लीजिए कुछ की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लिख लीजिए। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा की लिखिए कोरल की 2500। उसके बाद आ जाइए सीधे अपना यहां ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये मत लिखो, ये मीन टोटल वर्ड है, यानी वर्ड का कितना परसेंटेज है उसे भी देखना है। खत्म करो उसे। 2200 आ जाओ, 2200। उसके बाद सीधे आओ मैंग्रूव 2000। उसके बाद मैंग्रूव के बाद आ जाओ आप एस्चुरी। एस्चुरी समझते हैं? जहां नदियां डायरेक्ट समुद्र में मिल जाएं उसे एस्चुरी कहते हैं। और जहां सेडिमेंट यानी मिट्टी इकट्ठा करने लगे उसे डेल्टा कहते हैं। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है, जबकि नर्मदा और तापी, ठीक है। तो एस्चुरी 1500 लिख लो। उसके बाद ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट, ये सीजनल फॉरेस्ट पहले आने चाहिए थे, 1600 है। खैर कोई बात नहीं। सीजनल फॉरेस्ट समझते हैं? डेसिडुअस। इसमें भी दो तरह की प्रजातियां हो सकती हैं, वेट और ड्राई। डेसिडुअस समझते हैं? पतझड़, जो साल के ऑटम समझते हैं? ऑटम का मतलब पतझड़ का महीना। साल के पतझड़ वाले समय जो फॉरेस्ट पत्थर गिरा देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं, उसे सीजनल फॉरेस्ट, ठीक है। जैसे मैपल इस कैटेगरी में आता है। किसमें? मैपल। चिनार, ठीक है। देखे होंगे ये इस तरह का फैले हुए मैपल है, चिनार। ये सीजनल फॉरेस्ट है। बहुत सारे सीजनल सुने होंगे आपने, ठीक है। सीजनल फॉरेस्ट अगर आपको ज्यादा देखने हैं तो आप हिमालय की तरफ जाइए, तो आपको सीजनल फॉरेस्ट मिलेंगे। ये तो श्रब लैंड है, कटीलो, ठीक। श्रब लैंड में जी रहे हो बेशर्मो। तो हम बात करें सीजनल डेसिडुअस। आपको हिमालय की पहली परत पे जाएंगे नदी के पास, और मान लो शिवालिक से जा रहे हैं, तो आपको पहले वेट डेसिडुअस मिलेंगे नीचे, और ऊपर जाएंगे तो आपको थोड़ा दूसरे मिलेंगे। जैसे आपको मिल जाएंगे ड्राई डेसिडुअस, और ऊपर जाएंगे तो आपको फिर मिल जाएगा ठंडे फॉरेस्ट आने लगेंगे, और ऊपर जाएंगे तो कोनिफर्स आने लगेंगे। देखेंगे कैटेगराइज। तो सीजनल आते। उसके बाद टेम्परेट एवरग्रीन लिख लो, टेम्परेट एवरग्रीन। ये देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट को टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। एवरग्रीन मतलब ये किसी भी समय साल के पर्टिकुलर ईयर अपने पत्ते नीचे फेंकते नहीं है, गिराते नहीं है। ऐसा नहीं है पत्ते गिरते नहीं है, लेकिन एक फॉरेस्ट का ये एक मास कंसेप्ट नहीं है। पत्ते तो गिरते ही हैं, लेकिन मास लेवल पे नहीं पत्ते छोड़ते, जैसे डेसिडुअस करता है। पतझड़ में सारे ही पत्ते नंगे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो टेम्परेट एवरग्रीन, और उसके बाद डेसिडुअस लिखो, टेम्परेट डेसिडुअस। वुडलैंड सुना है? वुडलैंड, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, छपरल टाइप के सुने होंगे आपने, वो इसी में आते हैं। आग बड़ी लगती है इन टेम्परेट डेसिडुअस में। कैलिफोर्निया के डेजर्ट्स और उसके आसपास के टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, छपरल सुना होगा कहा जाता है, तो इसी कैटेगरी में आते हैं। चले, सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? सबसे ऊंचा पेड़ यूकेलिप्टस। जल्दी बताओ। ओक नहीं है, और बताओ। ओक नहीं है, और बताओ। अरे यूकेलिप्टस कहां से आ जाएगा? उसका लेवल है कुछ? हाँ, 5 नहीं। चीड़ कह रहा, चीड़ नहीं। और बताओ। बताइए। रेड से नाम है, वुडलैंड्स में ही मिलता है, छपरेन में। रेडवुड, रेड लंबा देखा होगा काफी। रेडवुड इसी में मिलता है, वो जैसे टेम्परेट डेसिडुअस में, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया था। बाकी डेजर्ट एक्सट्रीम रॉक राइस का तो आपको पता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, इसलिए आप देखो डेजर्ट में, पोलर एरिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं मिलेगी आप, ऑफ फ्लोरा एंड फोना, यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलो नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। लगा दोगे क्वेश्चन आ जाएगा नेट एनपीपी पे,
डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, मैं पहले बता दूं आपको, मैंने पढ़ा दिया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, ठीक है। सॉरी। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग तो क्या है, मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करते हैं इकोसिस्टम में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देते हैं, और उस पर डिपेंडेंट कंज्यूमर्स, कंज्यूमर हार्बीवोरस भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते, ठीक है, कंज्यूमर्स कहते हैं एवरीवन। प्रोड्यूसर, इसे आप प्राइमरी प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, कंज्यूमर सेकेंडरी प्रोडक्शन, एवरीवन। अब चाहे प्रोड्यूसर मरे या कंज्यूमर मरे, दोनों का डिकम्पोजिशन करेंगे, और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ये ऑर्गेनिक कंटेंट को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल में कन्वर्ट, ठीक है, यानी वो 5 तत्व कार्बन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन जिससे सबका निर्माण हुआ है, और 90% 95% बॉडी में वही है, सबको उसी चीज में कन्वर्ट कर देना एवरीवन। तो दिस होल कंसेप्ट कम्स अंडर अ साइक्लिंग, इसलिए इसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहते हैं। और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग दो तरीके की हो सकती है, एक तो गैसियस की फॉर्म में हो सकती है, और एक सेडिमेंट की फॉर्म में हो सकती है, यानी रॉक्स के फॉर्म में वो एक दूसरे को कन्वर्ट करती हो। एक हो सकता है एटमॉस्फेयर का यूज करती हो, जैसे गैसियस साइकिल, जैसे हम वाटर साइकिल की बात करते हैं, वो गैसियस साइकिल है, समुद्र से भाप बनती है, भाप बन के लैंड पे बारिश होती है, बारिश होकर पूरे जमीन का सृजन करती है, फिर दोबारा समुद्र में मिल जाती है, समझ में आया, सारा पानी समुद्र में ही तो जाता है। लोएस्ट लाइंग लैंड है ना वो, लोएस्ट एरिया किसी भी जगह का क्या होता है, कोस्टल रीजन। या आपके पूरे गुड़गांव में सबसे लोएस्ट एरिया कौन सा होगा, सुल्तानपुर लेक, तो ऑब्वियस है सारा पानी वहीं तो जाएगा, सबसे लोएस्ट एरिया होगा ना। तो दो तरह की हो सकती है, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। तो पहले हम लिख लो चाहे सेडिमेंट्री साइकिल क्या होती है और गैसियस का मतलब यहां पर इस साइकिल में एटमॉस्फेयर का भी यूज किया जाता है। एटमॉस्फेयर वर्क एज ए रिजर्वायर, वी यूज द एटमॉस्फेयर एज वेल, जबकि सेडिमेंट्री साइकिल में अर्थ की क्रस्ट का यूज, ठीक है। लिख लो दोनों के बेस का डिफरेंस लिख लो, लिखो। इन साइकिल्स को बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी कहते हैं एवरीवन, दे आर आल्सो नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। चले आ जाइए, तब क्या हुआ, दे आर आल्सो नोन एज बायोजियोकेमिकल, अरे बायो मतलब ऑर्गेनिक, जियो मतलब अर्थ, केमिकल साइकिल है, बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं ऐसे। चलिए आगे, अरे इतना लिख लो, सेडिमेंट्री में रिजर्वायर इज द अर्थ क्रस्ट, गैसियस में रिजर्वायर इज द एटमॉस्फेयर, बस हो गया कंप्लीट, इतना थोड़ी ना सोचना था। एंड दीस साइकिल आर आल्सो नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल, बस ठीक है। चलिए, तो न्यूट्रिएंट साइकिल में पहले हम गैसियस साइकिल को पढ़ते हैं, उसके बाद सेडिमेंट्री साइकिल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी साइकिल हो, चाहे वो गैसियस साइकिल हो चाहे सेडिमेंट्री साइकिल हो, इंडिपेंडेंटली आइसोलेशन में ये वर्क नहीं करती। आइसोलेशन मतलब एक दूसरे से इंटरेक्शन होता ही होता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन से सल्फर के कंपाउंड एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, वो वाटर के वेपर से मिलते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जब रेनफॉल करता है तो उसे एसिड रेन कहते हैं। और मार्बल को देखा होगा, पीला पीला कर देता है, जैसे ताजमहल में हम देख रहे हैं, क्योंकि मथुरा की रिफाइनरी से जब सल्फर के कंपाउंड्स निकलते हैं तो ताजमहल का जो रंग है वो सफेद से पीला पीला कर देते हैं, येलोइश कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो कहाँ सेडिमेंट्री की बात कर रहे थे, लेकिन सेडिमेंट्री इसके साथ भी तो मिक्स हो रहा है। तो दे साइकिल इंडिपेंडेंटली ऐसा नहीं है आइसोलेशन में काम कर रही है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे मिक्स विद ईच अदर एवरीवन। हाँ सौरभ, चलिए तो आ जाइए। सबसे पहले बायोजियोकेमिकल साइकिल, इसमें बस लिखा है कौन कौन सी साइकिल है। पहली साइकिल की बात करते हैं जिसे कहते हैं वाटर साइकिल। ये दिन रह गए हैं वाटर साइकिल पढ़ानी पड़ रही है, इधर आओ, बचपन में छठी क्लास की वाटर साइकिल। देखो भाई, समुद्र का पानी इवापोरेट होगा, इवापोरेट कब होगा, जब
वाटर का टेम्परेचर यानी किसी भी फ्लूइड का टेम्परेचर आसपास के टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए तो वो इवोपरेट होने लगता है, यानी इसका वेपर प्रेशर आसपास के प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो ये वेपराइज होने लगेगा। एवरीवन, ऐसा ही होता है ना, इसलिए ठंड में देखा होगा जो आपने देखो लेक्स है, पॉन्ड्स है, उसके ऊपर देखा होगा एक ओस सी मतलब चादर सी चढ़ जाती है वाटर वेपर की, देखा है कभी? वो इसलिए चढ़ जाती है क्योंकि लैंड का टेम्परेचर बहुत कम है, पानी का टेम्परेचर ज्यादा है। एवरीवन, तो क्या होता है, समुद्र का पानी इवोपरेट होगा, इवोपरेट होकर ऊपर जाएगा मस्ती में, ऊपर जब जाएगा तो इसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन यानी ऊपर जाके फैलता है। और फैलता क्यों है? क्योंकि नीचे से भी टक्कर हो रही है और ऊपर जाके फैल रहा है, और जैसे ही फैलता है तो ये पानी सारा यानी वेपर जो है वो कंडेंस होने लगता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस, बादल बनने लगते हैं। बादल हवा की गति में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे ये हवा की गति से ये कंडेंसेशन, ऐसा नहीं है समुद्र में बारिश नहीं हो सकती, तो ऑब्वियस है। तो ये बादलों की गति लैंड पे आती है, समुद्र पे भी आ सकती है, और कंडेंस होके जब ये बहुत भारी हो जाता है, कंडेंस होके बहुत भारी हो जाता है तो अपने भार के अनुसार ये नीचे बैठते हुए क्या होता है, ये कंडेंस पानी प्रेसिपिटेट हो जाता है और रेनफॉल होती है। अब कंडेंसेशन गर्मी में हुआ है यानी ज्यादा गर्म टेम्परेचर में हुआ है, यानी कंडेंसेशन अबव फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है तो रेनफॉल होगी, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है यानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर में कंडेंस हो गया तो स्नोफॉल होगी। और ऐसे करके ये सारी चीजों को ये पूरी एक साइकिल में चलेगी। ये पानी बरसा, पानी फिर जंगलों में गया, जंगलों से छोटी छोटी नदियां बनी, उन्होंने सारी खेतों को सिंचाई करा और सारा पानी लास्ट में समुद्र में जा, कुछ अंडरग्राउंड सीपेज भी हुआ, वो सीपेज एक्वाफर्स भी आपस में मिले होते हैं, जैसे ऊपर नदियां होती है ना वैसे अंडरग्राउंड नदियां भी, ठीक है। तो जहां से आया वहीं, तो दिस इज द एंटायर योर वाटर साइकिल, हर दिन होती है, हर दिन बारिश होती है कहीं ना कहीं, तो दिस इज योर वाटर साइकिल। एवरीवन, तो इसमें लिखवाने की तो मुझे कुछ जरूरत नहीं है वाटर साइकिल में, है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये है, लिख लो 1-2 लाइन लिख लो वाटर साइकिल में। सबसे पहले लिखो द मेन प्रोसेस इन वाटर साइकिल आर, सबसे पहले होगा इवोपरेशन। देखो, व्हेन वाटर टेम्परेचर is more than the surrounding temperature, water evaporates from ocean, lakes, river, pond। ये उसी तरह है जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर अगर आसपास के टेम्परेचर से ज्यादा है तो आप सिटिंग करने, इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पेड़ भी ऐसे करते हैं, इवोपोट्रांसपिरेशन, ठीक है। इवोपरेट्स फ्रॉम ओशन, लेक्स, रिवर, पॉन्ड। लिखो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी तो वाटर इवोपरेट होता है। ब्रैकेट में लिख लेना इवोपोट्रांसपिरेशन, प्रोसेस को कहते हैं इवोपोट्रांसपिरेशन, ठीक है। फर्दर, आफ्टर इवोपरेशन द वाटर सैचुरेट्स, लिखो आफ्टर इवोपरेशन द वाटर सैचुरेट्स, वाटर वेपर सैचुरेट, नॉट वाटर वेपर सैचुरेट्स following the upward movement leading to condensation, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, आफ्टर वाटर वेपर बिकम्स कंडेंस्ड एंड हैवी जरूरी है, पुनपुनिया क्लाउड कोई बारिश नहीं करते हैं, हैवी है ना, भारी बारिश, कजरारे वाले बादल, हैवी, इट प्रेसिपिटेट्स बैक ऑन द अर्थ क्रस्ट, through the water cycle and hence complete the cycle. Further, through the water cycle humanity provides with fresh water every year in the form of rain, चले नेक्स्ट बेटा आ जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन साइकिल। नेक्स्ट साइकिल लिखो कार्बन, नेक्स्ट साइकिल इज कार्बन साइकिल। पहले बात तो आप ये समझिए कि 2 तरह की चीजें हो सकती हैं, जैसे प्लांट्स आर द कार्बन सिंक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेकर रेस्पिरेशन नहीं, खाना बनाने, फोटोसिंथेसिस जब होता है
उस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस समझते हैं ना सब, बचपन में पढ़ा होगा, पेड़ों द्वारा खाना बनाना। मैं भी सोचा जादू वाले डीएनए लिया, सूरज से खाना खा लो, फिर मैं बन जाऊंगा महान ह्यूमैनिटी में। मैं सोच रहा हूँ कोई बंगाली बाबा से मिलता हूँ, वो मुझे जादू बना दे, जादू। देखिए कोई मिल गया, ठीक है मूवी में से। मतलब आप ये देखो, एक मूवी आई, जैसे अब ह्यूमैनिटी को क्या हो गया, पर्टिकुलरली हमारी पॉपुलेशन को क्या हो गया है, एक मूवी आई है सैम बहादुर, कितनी अच्छी मूवी है, और दूसरी जानवरों के लिए जानवर मूवी आई है एक। तो देखा होगा जानवरों की भीड़ जानवर मूवी में और इतनी ज्यादा है, यू कांट इवन इमेजिन। तो आप समझ सकते हो कि कितना कम कंपटीशन है समाज में, जानवरों के बीच में हो ना, यू आर द होमो सेपियन, ठीक है। अ पर्सन विद माइंड, क्या हुआ फिर सोशलाइजेशन, क्या बोल रहा है तू भी देख क्या है जानवर, घटिया मूवी बनाते हैं, बताओ कुछ भी बना देनी है। अच्छा ये साउथ वाले एक चीज तो है, खैर बॉलीवुड का तो स्तर बहुत ही निचला है, नरक में भी कीड़े मिलेंगे इन्हें, उसे छोड़ो तुम, सही बात है, स्तर इतना नीचा, इतना वाहियात है, जिस तरह के आइटम सॉन्ग्स बनाते हैं और जिन उनकी बोली है, आप उस बोली से ही समझ सकते हो किस विवश समाज से आते होंगे ये लोग, जिसमें वुमेन का कोमोडिफिकेशन तो ऐसा है कि वुमेन इसके लिए कुछ नहीं है, खाली एक ऑब्जेक्ट है ना, जो खाली विलन के आगे डांस करती है और हीरो उसके बीच में काम कर देता है, बना के पगला काम करता है अगला। तो ये ऑब्जेक्टिफिकेशन तो आप देखोगे ही, और भी बहुत विवत्सा है, बोलने की जरूरत नहीं है इसे। लेकिन पर्टिकुलरली टॉलीवुड जो साउथ इंडिया की मूवी है, वो भी आप देखिए पैट्रियार्की को, माइसोगाइनी को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है, इतनी प्रमोट करती है वायलेंस को, मुझे लगता है बताओ एक समय पर अपने आप को ये सिविलाइज्ड बताते थे हड़प्पा में, क्या हो गया इन्हें, रिवेंज सब्जुगेशन, रिवेंज सब्जुगेशन समझते हो, रिवेंज सब्जुगेशन का मतलब, जैसे आपने देखा हो, यार ये सब कंट्रोवर्सी मुझे बोलने का मन नहीं करता, लेकिन लेट इट बी। जैसे आपने देखा होगा, पहले देखा होगा गाड़ियों पे जाट बहुत लिखा, जाट देवता और ये सब, खैर कुछ कुछ तो अभी भी लिखा रहता है, और ऐसा कहा जाता था जो वैश्य क्लास है, जो बनिया क्लास है, वो एक हम्बल क्लास, खाली पैसा कमाने में रहती है। आज इनके लड़के देखोगे, ये सबसे ज्यादा मर्डर कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा ब्लैक थार इन्हीं के पास है, सबसे ज्यादा दिन रात ये कर रहे हैं। ये एक्चुअली में पता क्यों है, रिवेंज सब्जुगेशन। क्या आपने हमें दिखाया कि हम हम्बल है, हम हम्बल नहीं है, रिवेंज सब्जुगेशन है। आप देख लेना, खालिस्तानी को मारने वाला भी गुप्ता ही है, हाँ वही रिवेंज सब्जुगेशन। एवरीवन, जाट अब ठीक हो गया थोड़ा बहुत, चलो। तो समाज, लेकिन वही बात है कि हम समाज में किस चीज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, कोई भी समाज वायलेंस को ग्लोरीफाई नहीं करता, और ये अगर ग्लोरिफिकेशन हो रही है तो आप समझ लो कि अफगानिस्तान और आप में कितनी दूरी, वहां पे भी 13 साल के बच्चे पर खाने को है नहीं है, चावल के दाने महंगे हैं एज कंपेयर टू अफीम के दानों के, 13 साल के बच्चों पे AK-47 आपको मिल जाएगी। वो कोई सिविलाइज्ड सोसाइटी समझ में आया, उनकी तरह बनना है, 13 साल के बच्चों को पकड़ा दो AK-47, क्या दिक्कत। तो अफगानिस्तान देख लो, और कहाँ आप स्कैंडिनेवियन कंट्री देख लो, जहां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इतना ज्यादा है, भूखमरी नहीं है, और उसी जगह अफगानिस्तान को कंपेरिजन कर लो भूखमरी में, कहां से कहां है वो हंगर इंडेक्स में, खाने को नहीं है लेकिन AK-47 सबको चाहिए। तो समाज हम कैसा बनाना चाहते हैं वो जरूरी है, और ये तो विभत्स जो फिल्म आती है इनमें तो टोटल बैन होना चाहिए। चलो, जानवरों के लिए जानवर मूवी है और उसमें देखो भीड़ कितनी है। अगर इसी जगह पॉजिटिव हीरोइज्म दिखाया जा सकता था सैम बहादुर की तरह, एक पॉजिटिव हीरोइज्म कि हाँ मैनलीनेस है, लेकिन वो किसके लिए जरूरी है, वो किसके लिए, समाज के कल्याण के लिए, देश को जिताने के लिए, ये है पॉजिटिव मैनलीनेस। एक है विवश, पता चला इतनी बड़ी बंदूक लगाकर लोगों को मार के दिखा रहा है, ये क्या मूर्खता है। और वो जो 2 पैसे की इसकी ऑडियंस, वो भी उसी तरह से विवश दिखा रहा है, किसी पे भी गोली तान देगा और ये कर देगा वो कर देगा। और ऐसे लोगों को पागल कहा जाना चाहिए।
ये पागलों को ग्लोरीफाई कर रही है ऐसी मूवी, साइकोपाथ है और इसे ग्लोरीफाई किया जा रहा है। चलो आ गया है, वायलेंस ही है तो शाम बहादुर में भी दिखाया गया है, वो है एक अच्छे लेवल का वायलेंस, लेकिन लोग बेवकूफ है ना। रणबीर कपूर बाप ना होता तो अभी कटोरा लेके भीख मांगता, ये वो जनरेशन है, समझ में आया। बाप थे तो आ गए यहां तक। चलो खुद का इनमें कुछ, ये कोई मनोज वाजपेयी नहीं है जो उस आयाम से निकले हैं एक्टिंग के, उस तहजीब के, जो एक्टिंग सच में होती है, जहां पर उनके बाप ना होते तो भीख मांगते हैं कटोरा लेके, कटोरा भी उधारी लेना पड़ता। चलो इधर आओ, इधर देखो, क्या सच बात है। और इन लोगों को ग्लोरीफाई किया जाता है, हीरो बताया जाता है हमारे समाज में। ये है क्या हीरो? हमारे समाज के वो हीरो हैं जहां जो लोग हमारी समाज में अच्छी शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने फ्री में गरीब बच्चों को एजुकेशन दी है, जो लोग फ्री में अस्पताल चलाते हैं कि जिसको भी कोई भी बीमारी है उसका इलाज करवा देते, वो लोग जिन्होंने ह्यूमैनिटी के स्तर पे कोई ना कोई अच्छा काम किया है, वो है हीरो समाज के। ये है कि दारू पी के दिखा रहा है और स्टारडम है, खाली एंटरटेनमेंट को हीरोइज्म से, हमें इतने बेवकूफ हैं, हमें एंटरटेनमेंट और हीरोइज्म में डिफरेंस ही नहीं पता। हम एंटरटेनमेंट वालों को हीरो मानते हैं, वो 5 रुपए ह्यूमैनिटी के लिए खर्च नहीं करते, चाहे उसके में फिर सचिन तेंदुलकर ही आए, चाहे कपूर आए, 5 रुपए के लिए ह्यूमैनिटी के लिए इन्होंने कोई काम नहीं करा होगा। ठीक है, इससे अच्छे तो हीरोइज्म में आपको, इससे अच्छे तो बहुत लोग हैं, टाटा ही है, कितना फिलंथ्रोपी पे खर्च करते हैं, बिल गेट्स है, कितना फिलंथ्रोपी पे खर्च करते, सोनू सूद भी है, वो तो फेमस ही इसीलिए है, उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है चलो, हाँ इस तरह के लोग अच्छे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए, जानवर बना के घुस पूरा। आ जाओ, तो हम बात कर रहे थे कार्बन साइकिल, तो कार्बन साइकिल में बात करें तो एक देखा होगा, जो पेड़ ट्रीज होती हैं वो कार्बन सिंक का भी काम करती हैं, कार्बन सिक्वेस्टर का काम करती है, यानी जो हमने CO2 रिलीज करी है वो फोटोसिंथेसिस जब करती है तो स्टोर कर लेती है। समझ में आया? हम कार्बन सोर्स का काम करते हैं, सिंक का काम नहीं करते। हम किसका काम करते हैं? सोर्स का। तो नल चलता है ना, तो नल में पानी का एक सोर्स है, और सिंक जहां पर वो सब कुछ चला जाता है। एवरीवन, तो कुछ कार्बन स्टोर है, कुछ कार्बन सिंक है। आप देखते हैं कैसे कैसे। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिजर्वायर है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिजर्वायर समझते हैं? रिजर्वायर का मतलब जहां सारा कार्बन इकट्ठा होता है उसे रिजर्वायर कहते हैं। वो एटमॉस्फेयर में भी है, हवा में भी तो CO2 है। 0.04% ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे 400 ppm कह सकते हैं आप, पार्ट्स पर मिलियन। 400 ppm है ना, 0.04% ऑफ द एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी उसका रिजर्वायर एटमॉस्फेयर भी है, उसका हाइड्रोस्फीयर भी है। जैसे आपने देखा होगा समुद्र का पानी कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। फिर समुद्र में भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कार्बन को सिक्वेस्टर करते हैं, सिंक करते हैं, वो भी स्टोर है, हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर, सॉइल में भी कार्बन है। आपने देखा होगा जैसे आप टिलिंग करते हैं, टिलिंग का मतलब जब खेतों को क्या कहते हैं नोते, टिलिंग हिंदी जोतते हैं, मान लो टिलिंग करते हैं, टिलिंग देखिए ना, टिलिंग जब करती हैं तो कितना सॉइल ऑर्गेनिक, जो सॉइल में बचा हुआ सॉइल ऑर्गेनिक है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। जब लकड़ी जलाते हैं तो कितना सॉइल ऑर्गेनिक आप एटमॉस्फेयर में, सॉइल मत कहिए, इसमें प्लांट ऑर्गेनिक कार्बन कहिए, प्लांट का कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिजर्वायर देखे जाए तो एटमॉस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है, और सॉइल भी है, लिथोस्फीयर भी है। अब कहां कहां से ये रिलीज होता है और कहां कहां ये सिक्वेस्टर होता है, यानी सिंक होता है। तो देखा जाए, सबसे पहले अगर बात करें, इधर से आइए, वोल्केनिक इरप्शन, हॉट स्प्रिंग समझते हैं? जब गरम गरम पानी ऊपर आता है धरती के, हॉट स्प्रिंग कहते हैं। वोल्केनिक इरप्शन या हॉट स्प्रिंग से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। उसके बाद हार्बीवोरस या फिर कार्निवोरस, हार्बीवोरस कार्निवोरस,
जो भी रेस्पिरेशनल करते हैं, क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। फर्दर कार्निवोर मरे या हार्बिवोर मरे, सबका जब डेथ होता है तो डेथ के बाद इनको या तो आप डायरेक्ट जला दो, डायरेक्ट कंबशन कर दो, जलाने को कंबशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, या तो आप डिकम्पोज हो जाए तो डिकम्पोज होने के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। एवरीवन, फिर केमिकल कंबशन भी हो सकता है, यानी फॉसिल फ्यूल को जलाना, फॉसिल फ्यूल को जलाने से भी डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। और सिक्वेस्टर कहां होता है, फोटोसिंथेसिस बाय द ग्रीन प्लांट, यहां पर ये सिक्वेस्टर होता है। ठीक है, तो एक कार्बन साइकिल में ये बना लीजिए, देखो कार्बन के सोर्स और सिंक बहुत सारे हैं, पहले कार्बन के सोर्स लिख लो और सिंक लिख लो, फिर है ना जो सोर्स होगा उसे सिंक में मिलाकर कंप्लीट कर लेना साइकिल। लिखो कार्बन के सोर्स और सिंक, लिखो सोर्स, कार्बन के सोर्स में लिखो रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स एंड एनिमल, रेस्पिरेशन बाय, सोर्स में लिख रहे हैं ना, रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स एंड एनिमल, फिर लिखो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट फायर, रेस्पिरेशन लिखवाया है मैंने प्लांट्स और एनिमल का, प्लांट का फोटोसिंथेसिस मत लिखना, ठीक है, क्या, हाँ वो सिंक में आएगा। फर्दर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट फायर जंगलों की आग, फिर लिखो प्लांट डिग्रेडेशन, प्लांट्स एंड एनिमल डिग्रेडेशन, यानी डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो इसे लिखो प्लांट्स एंड एनिमल डिग्रेडेशन। फर्दर वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन क्या, हाँ डिकम्पोजिशन में रिलीज होती है, क्या, मोस्ट ऑफ द जो डीके होता है जब, तो ज्यादा कार्बन बनने के बजाय लिथोस्फीयर में स्टोर हो जाता है। तो मैं कार्बन का सोर्स बता रहा हूं, सोर्स होगा तभी तो सिक्वेस्टर होगा, वो सोर्स होगा, अगर हम CO2 नहीं निकालेंगे तो पेड़ भी तो फोटोसिंथेसिस कहां से करेंगे भाई, वो भी तो है, तो पहले तो सोर्स लिखना इसके, तो लिखो वेस्ट एंड डिकेइंग ऑफ डेड एनिमल, यानी डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिखो, बस बहुत है इतना, ठीक है। सोर्स लिखो, कार्बन सोर्स तो लिख लिए, कार्बन सिंक लिखो अब, यानी कार्बन सिंक कहां है, स्टोर कहां कहां रहता है, तो लिखो फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स, एनिमल्स मत लिख लेना यहां पर, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स, फिर लिखो ओशन, ओशन भी एक सिंक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है ये, फिर लिखो सॉइल, सॉइल भी सिंक है, नेक्स्ट लिखो फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया, ब्रैकेट में लिख लेना साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया, फिर लिखो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी एक सिंक है कार्बन का, वो प्लांट्स में ही आ जाते हैं लेकिन लिख लो अलग से कैटेगरी, फॉरेस्ट भी। नेक्स्ट कोयला, कोयला भी एक सिंक है, कोयला को जला दो तो सोर्स है, कोयला तो सिंक है, कोयले को जला दोगे तो सोर्स है, कोयला कोल कहते हैं। नेक्स्ट लिखो ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये भी सिंक है, मीथेन लिख लो, ये भी सिंक है, लेकिन जब इसे जला दोगे तो सोर्स है, बर्निंग ऑफ मिथेन इज, ठीक है। तो देखो परमाफ्रॉस्ट पे जो अभी मीथेन है, मीथेन के रिजर्व्स हैं, अभी तो ये सिंक है, लेकिन आदमियों की हरकतों के कारण ये सोर्स भी बन सकता है। अब जैसे ये तो देखा जाए तो ये एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के जो मीथेन है, यानी आप कार्बन में ही इसे इक्विवेलेंट मानो, ये जो मीथेन के रिजर्व्स है ये अंडरग्राउंड टैप्ड है अंडर द डीप एंड ब्रॉड आइस। अब ये आइस जो है धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, अब मेल्ट होने के कारण हो सकता है कि मीथेन एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाए, जब एस्केप करेगा तो सोर्स है, अभी क्या है, सिंक है, ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाओ ना। अब क्या है, मैं कार्बन का सिंक हूं, सोर्स हूं, सोर्स हूं, कार्बन का सोर्स हूं, ठीक है, चले, लेकिन सॉइल में दबा दिया गया, सिंक हो गया, स्टोर कर दिया, चलो, हाँ तो नीचे होगा ना वो सॉइल में, ऑर्गेनिक कार्बन वहीं से तो आता है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं, सॉइल भी मेजर सिंक है कार्बन का, ये समझना बहुत जरूरी है, इसे सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं, ठीक है। चलिए चले बेटा, नेक्स्ट आ जाओ, नाइट्रोजन साइकिल क्या है, ये सब गैसेस साइकिल पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी देखो। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि गैसेस समझते हैं ना, गैस के मतलब एटमॉस्फेयर ऐसे सोर्स एंड सिंक कर काम करता है। तो नाइट्रोजन की एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की बात करें तो प्लांट्स जैसे
वाटर एटमॉस्फेयर से ले सकता है। आप देखो जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी वहां प्लांट्स ह्यूमिडिटी कैप्चर कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपने देखा होगा आजकल के जो स्प्रिंकल इरिगेशन आ गए हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इवोपरेशन पे। देखा होगा लहर सी फेंक देते हैं हाई प्रेशर के साथ, वो दूर दूर तक ट्रेवल करती है। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है, तो वो एटमॉस्फेरिक वाटर भी काम कर जाता है। ठीक है, कितनी बार बहुत दिनों दिनों तक आपने देखा होगा पानी नहीं दिया होगा, लेकिन ह्यूमिडिटी है एनवायरमेंट तो पेड़ सर्वाइव कर। कार्बन भी एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं प्लांट, लेकिन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते प्लांट, क्योंकि ये इनएक्टिव नाइट्रोजन है। क्या है? इनएक्टिव नाइट्रोजन। तो इस इनएक्टिव नाइट्रोजन को एक्टिव नाइट्रोजन में बनाना पड़ता है, तभी प्लांट इसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब वो होता कैसे है, समझो इस बात को। होने के 3-4 तरीके हैं कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपने देखा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाए। क्या हो जाए? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत तरीके से हो सकता है, इवन थंडर एंड लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, या फिर आपने सुना होगा कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी आपने क्या कहते हैं इन पेड़ों को, नाइट्रोजन लेग्यूमिनस क्रॉप्स देखे होंगे। लेग्यूमिनस क्रॉप्स में जैसे अल्फा अल्फा, जैसे पल्सिस सुना होगा आपने, जैसे बहुत तरह की बेलें होती हैं, वो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग होती हैं। बिल्कुल, लेंटिल्स हो गए, ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग इस पेड़ पौधों में, लेग्यूमिनस प्लांट में, इनके जो रूट नोड्यूल्स हैं, इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है कि सॉइल के जो नाइट्रोजन है उसे डायरेक्ट यूजेबल फॉर्म में इस प्लांट्स के लिए बना। ठीक है, प्लांट्स इन्हें खाना बना के देते हैं, ये प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। अब नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए क्यों जरूरी है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। प्लांट्स तभी ज्यादा आगे बढ़ेंगे, तभी उनमें फूल मतलब बीज और फूल आएंगे, जब वो नाइट्रोजन का इंटेक करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो सकता है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करते हैं। दूसरा हो सकता है कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया हो। एक तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो प्लांट्स में लग जाते हैं, प्लांट्स के नोड्यूल में, और ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट। दूसरे नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, सॉइल में मतलब जो मिट्टी में प्रेजेंट है। समझ में आई बात? अरे कहां है भाई, कहां है तेरा दिमाग? नहीं उसका, हाँ पानी खत्म हो गया क्या? चलो लेके आते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया है कुछ, जैसे एजोबैक्टर सुना होगा आपने, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम सुना होगा, रोडोस्फीरियम सुना होगा, स्पीरियम ये सुना होगा। तो ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को अमोनियम में कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? फिर अमोनिफिकेशन। फर्दर डिकम्पोजर्स भी जो होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगाई, यही दो डिकम्पोजर्स में आते हैं। वल्चर्स आर नॉट डिकम्पोजर्स, अर्थवॉर्म्स आर नॉट डिकम्पोजर्स। ये क्या है? अर्थवॉर्म, डेट्रीवोर्स। तो ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? इस डिकम्पोजर्स भी अमोनियम सॉइल में अनरिच करते हैं। अच्छा, ये अमोनियम डायरेक्ट प्लांट नहीं लेते, अमोनियम नहीं लेते हैं डायरेक्ट। कुछ ही प्लांट्स हैं, बहुत कम प्लांट्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट अमोनियम का इनटेक करते हैं। प्लांट्स जो है अमोनियम नहीं लेता, वो लेता या तो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट। मैक्सिमम जो प्लांट के एसिमुलेट करते हैं वो नाइट्रेट्स करते हैं, ये याद रख। क्या करते हैं? नाइट्रेट्स। ना वो नाइट्राइट ज्यादा करते हैं और अमोनियम भी बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, अमोनियम बना, अमोनियम को कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, एक क्लास है बैक्टीरिया की। ठीक है, जितनी दुनिया में प्रजाति नहीं है उससे ज्यादा बैक्टीरिया हैं, सबका नाम आप याद नहीं रख सकते, तो बस बैक्टीरिया याद रखो, बहुत सारी क्लास होती है इनमें बैक्टीरिया में। तो कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो इस अमोनियम को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देती है, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स में। ठीक है, तो कुछ नाइट्राइट्स कन्वर्ट होती हैं जैसे नाइट्रोसोमास एंड नाइट्रोकोकस, और कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होती है जैसे नाइट्रोबैक्टर जैसी, वो इसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है, फिर प्लांट इसे एसिमुलेट कर लेते हैं और अपना ग्रोथ बढ़ाते रहते हैं।
फर्दर कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं सॉइल में जो इस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को फिर दोबारा इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे, और ऐसे बैक्टीरिया को डीनाइट्रीफाइंग, समझ में आया? दिस इज एंटायर योर नाइट्रोजन साइकिल। इन बैक्टीरिया का नाम लिखकर ये पूरा फिगर जो है बना लो, जल्दी से, जल्दी बना लो, याद रहेगा, अभी बना लो, अनंत काल तक के लिए याद कर लो। नहीं कोई नहीं, मैंने कोई नहीं हो गया बस इतना अभी के लिए। आइए, देखता ही नहीं मैं, अब पूछ लो। करते हैं, हमने 96% पॉपुलेशन खत्म कर दी दुनिया में, तो हम कंट्रोल भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पॉपुलेशन क्यों नहीं कंट्रोल करते? प्रीडेटर हमेशा प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, और जब प्रे खत्म हो जाता है तो खुद की पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो जाती है, वो नेचर कर देता है। ऐसा ही होता है दुनिया में एवरीवन। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछेंगे। अब आपने कहा जो है प्रीडेशन जो है, प्रीडेटर जो है प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल रखता है, ये है ना। अब एक पूछ ले, अगर किसी भी एरिया से सारे स्नेक मान लो मर गए, इफ ऑल द स्नेक वर डाइड इन अ पर्टिकुलर एरिया, मान लो गुड़गांव से, व्हाट विल हैपन टू द पीकॉक पॉपुलेशन? स्नेक को खा लेती है ना पीकॉक पॉपुलेशन। फर्दर पहला क्वेश्चन, द पीकॉक पॉपुलेशन विल नॉट सर्वाइव, इट विल डाई वन डे, मतलब इट विल डाई सून, यहां पे डाई लिख देते हैं। दूसरा, द पीकॉक पॉपुलेशन विल इंक्रीज। थर्ड, द पीकॉक पॉपुलेशन विल डिक्रीज। फोर्थ, देयर विल बी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, आंसर बताइए। हाँ सी, मैंने आपसे कहा कि इफ द स्नेक पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया डाई, व्हाट विल हैपन टू द पीकॉक पॉपुलेशन? एंड पीकॉक इज द प्रीडेटर, स्नेक इज अ प्रे। जैसे हमारे लिए खाना प्रे है, रोटी सब्जी, यू आर प्रीडेटर। समझ में आई बात? तो पीकॉक के लिए खाना है। फिर इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ये पॉपुलेशन खत्म हो गई है, जहर के लिए बेच दिया गया, इसे खत्म हो गई इसकी पॉपुलेशन। व्हाट हैपेंस टू पीकॉक पॉपुलेशन? अब सुनो, पहला ऑप्शन मैंने बताया था, द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ स्नेक, वो पीकॉक विल एलिमिनेटेड, पहला। दूसरा है द पीकॉक पॉपुलेशन विल इंक्रीज। तीसरा है द पीकॉक पॉपुलेशन विल डिक्रीज। फोर्थ, देयर विल बी एडवर्स इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। फर्स्ट आंसर इज डी। डी क्यों? डी क्यों ये भी समझो, क्योंकि पीकॉक खाली स्नेक नहीं खा रहा है, कीड़े भी खा रहा है। पीकॉक पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन द फूड वेव। फूड वेव इज द एंटायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इकोलॉजिकल पैरामीटर, नॉट द फूड साइकिल। समझ में आया? तो पीकॉक खाली स्नेक नहीं खाता, और भी चीजें खाता है। इसका मरना ना, इसका पीकॉक का मरना अल्टीमेटली डिपेंड करेगा इसके ऑल द फैक्टर एंड रिसोर्सेज पर। इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर। उसमें से एक इन्वायरमेंट फैक्टर है बायोटिक सोर्सेज। डिक्रीज और इंक्रीज का कंसेप्ट छोड़ो, लेकिन हाँ, स्नेक के मरने से एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को उल्टा, इफ ऑल द स्नेक इन अ पर्टिकुलर एरिया डाई डाउन, जितने भी स्नेक थे वो किसी पर्टिकुलर एरिया में मर गए, ठीक है, नशे के लिए जहर बेच दिया गया और ये खत्म, सल्तनत इनकी खत्म। अब सुनो इस बात को। अब पहला, चूहों की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, चूहों की पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तीसरा, पीकॉक की पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी, पीकॉक की पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाएगी। हाँ, मैंने कहा पीकॉक पूरे, पीकॉक कह रहे हैं, स्नेक मर गए हैं पूरी दुनिया, मतलब पूरे एरिया से मर गए। अब चूहों की पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, चूहों की पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी, पीकॉक की पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, पीकॉक की पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी। क्यों पीकॉक की इंक्रीज होगी? बस पीकॉक, रेट की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी,
पीकॉक से क्या मतलब है, पीकॉक के मल्टीपल फूड वेव है, लेकिन अगर स्नेक खत्म हो गया तो एक प्रीडेटर खत्म हो गया रैट का, और प्रीडेटर खत्म हो गया तो पॉपुलेशन इसकी इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से समझो, अगर गेहूं के खेत लगे हुए हैं, उन्हें खाने वाला ना हो, या आम के पेड़ लगे हुए उन्हें खाने वाला ना हो, तो आम की पॉपुलेशन, समझ में आया? लेकिन आम के खत्म होने से हम खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हम और भी चीज खाते हैं, खाली आम से ही जिंदगी नहीं चला रहे हैं अपनी। समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहा हूं एवरीवन? चलो, क्या हुआ? डाइवर्सिटी ऑफ डाइट, तो क्या है? डूम्सडे है उसका मतलब। आप ये कह रहे हो भूखा क्या ना करता, आपको भूखा छोड़ दिया जाए और फिर आपको कुछ भी खिलाया जाए आप खा लेंगे। अब ये नहीं कह सकते पीकॉक की यही पसंद होगा। सलमान खान है पीकॉक है, उसमें इतनी डाइवर्सिटी ऑफ चॉइस नहीं है कि मम्मी आज दाल नहीं खाऊंगा, सब्जी नहीं खाऊंगा, टिंडे की क्यों बना ली, मुझे तो घिया पसंद है, ऐसा नहीं होता उनमें। ठीक है, हाँ जानवर कुछ चीजों का अवॉइड करते हैं अब कुछ खाने को। अब जैसे अब लायन से कहो या टाइगर से कहो कि तू पर्क्यूपाइन खा ले शाही, तो पर्क्यूपाइन वो खाना नहीं चाहेगा, उसमें कांटे इतने होते हैं, फिर उसे साफ कैसे करेगा वो, पता चला खाएगा ज्यादा, खून मुंह में ज्यादा बहेगा उसके, तो अवॉइड करेगा। लायन से कहो, टाइगर से कहो तू है ना क्रोकोडाइल खा ले, वो खाना अवॉइड करेगा। लेकिन मरता क्या नहीं करता, जब उसे भूख लगेगी तो क्रोकोडाइल भी खाएगा। ठीक है, क्या पता नहीं, मैंने रिसर्च करी नहीं। चले, चूहा तो खाती है ना। चले बेटा, तो नाइट्रोजन साइकिल थी, आप बना लिया, मतलब नहीं बनाया तो जल्दी से बना लो बेटा इस पूरी साइकिल को, जल्दी करो, बहुत धीरे चल रहे हैं। चले, ये बेटा नाइट्रोजन का सोर्स है एटमॉस्फेयर, ये नाइट्रोजन का सिंक है। ठीक है, सारा नाइट्रोजन यही तो स्टोर हो रहा है। चलो चलो चलो, चले लग लिए बैक्टीरिया के नाम। नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल बैक्टीरिया का नाम बताइए। राइजोबियम। राइजोबियम कौन है? जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के नोड्यूल्स में, नोड्यूल्स का मतलब जड़ों की एक मोटे मोटे देखे होंगे मोटे गांठें होती है, उन गांठों में होते हैं राइजोबियम। फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम एरोबिक एजोबैक्टर, फिर एनारोबिक क्लास्मोडीरियम और फोडोस्पीरियम। हाँ, रोडोस्पीरियम, मैं यही कहूंगा जो इसका नाम है, इसका नाम है चिंटू। चिंटू को चिंटू की तरह याद कर लो। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन। एक तो नाम ऐसा क्यों रखते हैं? नहीं, इस बैक्टीरिया के ऐसे नाम, वो तो मुझे पता है, मेरा कहने का मतलब ये रखते क्यों है। जीनस भी आसान आसान हो सकते हैं, जैसे हमारे वाले रखते हैं ना छोटे छोटे। दिन का खाना हो, रात का खाना हो, सुबह का खाना हो, रोटी ला दे, सिंपल है, रोटी ला दे। डिनर, लंच, स्नैक्स, सपर, कौन कहता है ये? रोटी ला दे, खत्म बात अपनी। नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इतनी। चलिए, अमोनिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है जो अमोनियम को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। उसके बाद कुछ फर्दर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोबैक्टर की तरह, जो इसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का भी नाम सुन लेना, जो कि इस सॉइल नाइट्रोजन को फर्दर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, और जो सोर्स से लिया है अगेन सोर्स को लौटा देता है, जिसका नाम है स्यूडोमोनास थायोबैसिलस। स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। ठीक है एवरीवन, याद रहेंगे कुछ बैक्टीरिया के नाम, पूछ लेता पीछे इनमें से कौन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, कौन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। देखो, नाइट्रीफाइंग तो आप वैसे याद रहेगा, डीनाइट्रीफाइंग वाला याद कर लो, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। बाकी जो नाइट्रीफाइंग है ना, वो तो कुछ भी लगा देना, उन तीन सारे नहीं एक जैसे याद। ठीक है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंशिएशन हो एवरीवन। चले, वो पूछ लेगा डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को। चले, चलिए अब सेडिमेंट्री साइकिल पे आते हैं। सेडिमेंट्री साइकिल में जो मेन रिजर्वायर का काम करती है वो क्या करती है? सॉइल।
अब एटमॉस्फेयर रिजर्वायर नहीं है, अब क्या है, रिजर्वायर। तो सॉइल जब रिजर्वायर है तो यहां पर हम बात करते हैं सेडिमेंट्री साइकिल की। जैसे पहली साइकिल जो सेडिमेंट्री की हम बात कर रहे हैं, इट इज फॉस्फोरस। क्या है इसका नाम, कुछ नहीं है, फॉस्फोरस रॉक्स में होता है। और फॉस्फोरस आपने सुना होगा, अगर पानी में फॉस्फोरस ज्यादा है तो डिफॉर्मिटी ऑफ टूथ होती, टीथ होता है, फर्दर गम्स आपके सॉइल में होने लगते हैं। फॉस्फोरस वैसे बॉडी के लिए कम मात्रा में जरूरी भी है, प्लांट्स के लिए फॉस्फोरस ज्यादा। तो क्योंकि आपने सुना होगा एनपीके में, यानी 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, नॉट माइक्रो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो फॉस्फोरस इज आल्सो नेसेसरी फॉर द प्लांट्स। और क्यों नेसेसरी है, क्योंकि ये फर्दर अगर आप देखें फॉस्फोरस हेल्प करता है फोटोसिंथेसाइजेशन में। तो दैट्स व्हाई फॉस्फोरस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉस्फोरस अगर देखा जाए तो ये रॉक्स में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो रॉक्स में क्या होता है, रॉक्स से ये पानी में आता है, या फिर रॉक्स ऐसा भी होता है कि रॉक्स का वेदरिंग हो जाए। वेदरिंग का मतलब विघटन, टूटना, टूटने के बाद भी ये पानी में आ सकता है, या फिर डायरेक्ट सॉइल में वेदरिंग होकर मिल सकता है, ठीक है। वेदरिंग होके मिलने के बाद ये ऑर्गेनिक जो प्लांट्स हैं, यानी जिनमें लाइफ है, वो इस सॉइल से इस फॉस्फोरस को इनटेक करती है। इनटेक करने के बाद एनिमल्स भी इसे खाते हैं, इस प्लांट्स को। तो और प्लांट्स और एनिमल जब मरते हैं तो डिकम्पोजिशन के बाद ये दोबारा सॉइल में फॉस्फोरस, तो जहां से आया वहीं मिल जाता है। एंटायर सॉइल साइकिल है। आता कहां से है, सॉइल से, रॉक। अरे फॉस्फोरस की बारिश नहीं होती, ठीक है, बारिश में फॉस्फोरस की बारिश होती तो घर घर में आईडी बनते। नहीं समझ में आया है, घर घर जाना है आपको आईडी लेने। पुलवामा का आईडी कैसे आया किसी को पता नहीं चला आज तक, ठीक है। क्या एनआईए चेक कर लो फिर बताना। चल तो फॉस्फोरस आसमान से नहीं टपकता, ये रॉक्स से आता है। रॉक्स से एक साइकिल चलती है, सिंपल समझो बस। रॉक्स, ये तो फालतू में इतना बना, खरगोश बनाने की क्या जरूरत थी, एनिमल लिख देता, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए खरगोश भी बना देता है। अपने को भी इमेजिन कर सकते हो, तुम्हारे अंदर भी फॉस्फोरस है, डिकम्पोज हो गए तो सॉइल में ही मिला दोगे फॉस्फोरस, ठीक है। तो खरगोश बनाने की कोई जरूरत नहीं है, प्लांट्स और एनिमल लिखो। तो रॉक्स से, और रॉक्स जब पानी में मिलती है फॉस्फोरस सॉल्यूशन बनाती है, फॉस्फेट का सॉल्यूशन बनाती है, इससे भी प्लांट्स लेते हैं, अपने आप को सींचते हैं फॉस्फोरस इन वाटर से, एज वेल एज वेदरिंग जो होती है रॉक की, उससे भी प्लांट्स अपने आप को सींचते हैं। इस प्लांट से ये एनिमल्स में जाता है, प्लांट्स मरे या एनिमल बने मरे, डिकम्पोजिशन होता है बैक इनटू द, ठीक है। ये एंटायर फॉस्फोरस साइकिल है। समझ में आया, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, ठीक। तो सिंपल सा डायग्राम बना लो ना, लिख लो इस बात को। रॉक्स से या तो वाटर में जाएगा, ठीक है, फॉस्फेटिक सॉल्यूशन बनाएगा, या रॉक्स की वेदरिंग होगी, वाटर से और ये वेदरिंग से सॉइल के थ्रू प्लांट्स लेंगे, प्लांट्स को एनिमल खाएगा, एनिमल और प्लांट्स मरेंगे, फिर दोबारा डिकम्पोजिशन होकर सॉइल में मिल जाएगी। सिंपल सा, ठीक है। यूपीएससी ने कैसे कैसे तो क्वेश्चन पूछती है, इतना आसान पेपर आता है ना आईएएस का। 2019 में क्वेश्चन पूछा, फॉस्फोरस एंड सल्फर साइकिल आर गैसियस साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल, रॉक साइकिल, और एक और साइकिल कुछ थी। तो सिंपल सी बात है, कैसी साइकिल है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं है, बात ये अभी तूने पढ़ लिया इसलिए कह रहा, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, मैक्सिमम तो देखो ऐसे ही आते हैं। बाकी देखो होता क्या है कि यूपीएससी का सिलेबस बड़ा है, कठिन नहीं, सिलेबस बड़ा है, इसे तो मैं भी मान। अब यार देखो ना, एक सब्जेक्ट जो आप बैचलर्स में पढ़ के आते हो, यूपीएससी से बैचलर लेवल का पूछ ले, ठीक है। वरना 12th में कहाँ फॉस्फोरस साइकिल पे इतना दिमाग भी लगाया होगा उसने कि ये सेडिमेंट्री है, गैसियस है, तब तो रट लिया होगा उसने। और जो ट्यूशन पढ़ाने वाली है, रॉक्स, प्लांट और साइकिल, बस उसने रट लिया होगा, उसे कुछ नहीं पता ना, उसने कोई कंसेप्ट लगाया वहां पर। हमारे ट्यूशन वाली मैडम और सर भी तो ऐसी हैं, कभी फील कराया पढ़ाई को, हार्डली। अब फील करने का मन करता नहीं है,
नींद आती है, याद आती है। सही कह रहे हो। ट्यूशन वाले तो करते हैं ना ये? नहीं करते। आपने ट्यूशन नहीं पढ़ा कभी? मैं तो 5th तक की पढ़ा हुआ हूँ, मुझे क्या पता इस बात का। 5th में मैंने एडमिशन लिया था, फिर बाद में सारे बच्चे छोड़ के मुझे घर चले गए, परेश रावल की तरह। ट्यूशन वाले उनका। अच्छा, ये इतने चुट्टे हैं, जितने भी ट्यूशन खोल रखे हैं इन्होंने, ये है ना स्कूल में जानबूझ के पढ़ाएंगे नहीं, आप देखेंगे, है ना। ये देखो, अपने व्यवसाय से और अपने कर्म से धोखा नहीं है, गलत बात नहीं है। वरना बच्चे को अगर स्कूल में ही ऐसा पढ़ा दिया जाए तो क्या जरूरत है फिर ट्यूशन की, है? मैड रेस है यहाँ। क्या हुआ? हाँ, अरे सब देता है, दे नहीं सकता, वो तो नहीं दे सकता, लेकिन देते तो सभी हैं उसमें तो। हाँ, चलो, मैं तो 10 ईयर से पढ़ा हूं ना। इधर आ जाओ, मजाक, इधर आओ, इधर आओ। मैं सोचा निगेटिव से भी आदमी वो होता है, अब मैं निगेटिव करूंगा। अच्छा बादाम वर्ल्ड फेमस हो गया ना, फेमस है? चलो, टकला होके पढ़ाया करूं मैं, नहीं टकला मास्टर, एक चैनल टकला मास्टर। हाँ, तो मैं एक वो चलाता हूं, हो जाता हूँ गंजा, अरे टकला मास्टर। इधर आओ बेशर्मो, रॉक साइकिल बना ली। इन्हीं फालतू में, इन सब में बहुत मजा आता है, पढ़ाई में कम आता है। नेक्स्ट आ जाओ सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल, लगातार पढ़ते पढ़ते आदमी बोर हो जाता है, जरूरी है ये सब भी। चार्ली चैपलिन भी बनना, रिजुवनेट हो गए, फिर दोबारा पढ़ते हैं। तो सल्फर साइकिल क्या साइकिल है? ऐसा भी नहीं पढ़ना गधों की तरह, वो नहीं होते हैं 24 घंटे बस किताब लेके बैठा है, समझ में उसे कुछ नहीं आ रहा है, उसने बस बैठा रहा है, बस देख ही रहा है। और एक जब तक आप दिमाग को रिजुवनेट नहीं करो, तब तक हमें नई बात नहीं सीखनी चाहिए। पढ़ाई को आईसीयू में नहीं रखना, वैसी आईसीयू में है ये। बहुत तीर मारे हमारे इंडियंस ने पढ़ाई में, तो खास तौर पर, तो वो तीर कोशिश करेंगे यहां ना मारे, है ना। सल्फर साइकिल, तो सल्फर साइकिल भी एक सेडिमेंट्री साइकिल है। क्यों? सल्फेट्स के रॉक्स होते हैं, या वोल्केनिक इरप्शन से आपने देखा होगा बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लेकिन वो भी रॉक्स से ही आता है। रॉक्स पिघलती है मैग्मा चैम्बर में, और मैग्मा चैम्बर के बाद, जब वो मैग्मा चैम्बर मतलब जहां रॉक्स पिघल रही है, उसके बाद वो लावा की फॉर्म में ऊपर आती हैं, नहीं भी ऊपर आए, लेकिन कंटिन्यूअसली इस मैग्मा जब जलता है तो उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता रहता है। फर्दर जब हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, उससे भी सल्फर रिलीज होता है इनटू द एटमॉस्फेयर। देखा होगा सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कितने सारे पॉल्यूटेंट जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं जब हम पेट्रोलियम या फिर कोयला को जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल जला। सल्फर लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है, और ये आता कहां से है? प्लांट से ही आता है। प्लांट्स हमने खाया, हमसे हमारे प्लांट्स ने सल्फर मतलब लिया, इनटेक किया, हमारे अंदर भी सल्फर आ गया, ठीक। तो ये प्लांट से हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है, और इनका भी डिकम्पोजिशन होता है, तो सल्फर बैक इनटू द सॉइल रिलीज कर दिया जाता है। तो ये सब सोर्स है, जैसे फॉसिल फ्यूल का कंबशन, सल्फर इन लिविंग प्लांट्स, या वोल्केनिक इरप्शन, ये सब सल्फर का सोर्स है। अब रॉक्स भी, एक चीज और मैं बता दूं, रॉक्स भी सल्फर की होती हैं। जैसे कोपर सल्फेट ही होता है, वो रॉक ही होती है जिनसे कोपर निकाला जाता है, सुना होगा। कभी कभी उसमें यूरेनियम भी मिल जाता है, कभी कभी उसमें गोल्ड भी मिल जाता है। समझ में आई बात? तो इस सब से सल्फर एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, या फिर सॉइल में रिलीज होती है, दोनों हो सकता है। जब ये रिलीज होती है तो आपने देखा होगा वाटर के साथ मिलती है, ये एसिड रेन करती है। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? पैक छूट गया आपका? चले, तो ये एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बनाते हैं, वाटर वेपर से प्रेसिपिटेशन होता है, जिसे एसिड रेन भी कहते हैं। सल्फ्यूर डाइऑक्साइड की रेन होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की रेन होती है, H2SO4 की, H2SO4 की रेन होती है, पानी में भी जाता है और लैंड पे भी जाता है। तो देखा जाए तो सल्फर साइकिल एक तरह की सेडिमेंट्री भी है और गैसेस भी है, लेकिन मेजोरिटी सल्फर कहां से आता है? सेडिमेंट्री से, इसलिए इसे सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं।
और एटमॉस्फेयर में भी जो सल्फर जा रहा है वो रॉक से ही जा रहा है। एटमॉस्फेयर कोई सोर्स नहीं है सल्फर का, सोर्स क्या है? रॉक्स। एवरीवन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेडिमेंट्री। ठीक है, लिख कर लो एक बार, बना लो भाई, सल्फर साइकिल बना लो, नाम लिख के बना लो। आज करंट अफेयर्स में WTO देखते हैं, ठीक है, और 4 दिन का रिवीजन देख, ठीक है। और भाई एक नया कोर्स है, ये 1 बजे से स्टार्ट होगा, ठीक है। ट्यूशन की फीस देनी पड़ेगी, ठीक है, ट्यूशन की। और खैर हमारे फीस तो बहुत नॉर्मल है यार, फीस क्या ले रहे हैं तुम्हारे से, बैंडविड्थ जो लगेगी लग रही है उसके पैसे ले रहे हैं, फीस कहाँ है? फीस होती है जो कॉलेज वाले तुमसे लेते हैं, मतलब पार्टी के भी फीस लेते हैं, है ना। पनास हो रहा है कोई, उसका भी, मतलब फेस्ट हो रहा है उसका भी फीस देते हैं। अच्छा, फीस करवा दी, बताओ। अच्छा, मैं भी यही स्टार्ट कर दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए ही है एक्चुअल में, डिसिप्लिन बना रहता है, फिर बैंडविड्थ का चार्ज है बेटा, आपसे कुछ वो नहीं कर रहे हम, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। लेकिन ऑनलाइन भी है सर, और काम छोड़ कर ये कराया जाता है। एडवोकेट की फीस होती है, पता होगा हर्ष को, होती है ना, वो भी नहीं ली जा रही आपसे। चलिए, और ये तो हमेशा वैल्यू एडिशन की फीस तो ली है, वैल्यू एडिशन की फीस वैसे कोई फीस नहीं है, ये तो वही होता है, लेकिन नॉमिनल चार्ज है 5000 जो आप लोगों को पे। अच्छा, एक करंट अफेयर सर भी कराएंगे, मैं खाली 10 ईयर वाले को करंट अफेयर्स ही कराऊंगा वैल्यू एडिशन में, जो करंट अफेयर्स सर कराएंगे वो अपना करा ही रहे हैं, मतलब अभी आपके मॉडर्न हिस्ट्री के बाद करंट अफेयर। चले आगे, बस छोड़ देते हैं, हम 1 बजे से क्लास लेंगे फिर, ठीक है। जिनका डे 4 तक नहीं हुआ है अभी भी कंप्लीट कर ले, आधे घंटे का समय है, कंप्लीट कर ले, और ये डे 4 तक हम देखेंगे, और फर्दर इनसे क्वेश्चंस होंगे और करंट अफेयर्स आज की क्लास। फिर डे 5 का शेड्यूल, डे 5 में हम ये सोच रहे हैं कि मतलब 2 हमने सब्जेक्ट देख रहे हैं अभी, इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर दें 5-6 में, रिपीटेशन हो जाएगा वीक टू वीक, बताइए आप लोग। तो है ना, हम 6 दिन का हमारा शेड्यूल है, तो 6 दिन में अब क्योंकि अब इतना गैप नहीं दिया जाएगा आपको, पहले आपको डे 4 तक आपने बहुत गैप ले लिया, 2-2 दिन 3-3 दिन भी दिए गए आपको कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब टू द पॉइंट आपको उसी दिन ये करना पड़ेगा। 6 दिन का शेड्यूल है, जिसमें 2 दिन हम लेके चलते हैं पॉलिटी, 2 दिन लेते हैं हम ज्योग्राफी, 2 दिन लेते हैं हम इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ये सोच रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का जिन बच्चों का नहीं हुआ है एटलीस्ट मैं डे वाइज ही उन्हें कुछ सेंस दे दूं, जिससे कि अगर इस बार वो पेपर दे रहे हैं, चाहे वो पीसीएस का दे रहे हैं, आपकी एज होगी पीसीएस की, कितनी है आप? अरे तो हरियाणा पीसीएस भर दो, उसकी 18 भर दो, अटेम्प्ट तो काम करते नहीं है इनमें, एक तरीका भी पता चल जाता है, तो कोई बड़े पेपर नहीं होते है, वैसे निकल भी जाते हैं, इनका कोई लेवल है क्या? ठीक है, तुम तो अभी हो गई, उसे पता है, उसे काफी दिन से पढ़ रही है, तू रहने दे, अभी अभी आई है, पटवारी भी नहीं दे रहे हैं, थोड़ी तो इज्जत करो उसकी, थोड़ी पीसीएस की भी इज्जत, ऐसा नहीं कि 1 महीने पढ़ा नहीं है, 1 महीने सही से आई नहीं होगी तू क्लास, कह रही पीसीएस निकाल दूंगी, ऐसा भी नहीं है, रुक जाओ भाई रुक जाओ, तू जरूर भाई हो, 5 साल से आ रहा है, मजा आता है, आपको भी नहीं बढ़ना अभी, रुक जाना, जब मैं कहूंगा तब बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एक मोराल भी डाउन होता है बेटा, रुक जाओ अभी, आप बढ़ दें, तो पीसीएस भी भर दो आप, आई थिंक क्या है लास्ट डेट 21, तो भर दो, जिन जिन लोग बच्चों की 18 साल से उम्र ज्यादा हो गई है वो भर दो, लेकिन घर पे मत पूरे में फैला देना, मोहल्ले में पेपर देने जा रहा हूँ, पता चला अभी सेंस रेफरेंस के लिए पेपर दिलवा रहे हैं, पहले ही उसमें मोराल डाउन करिए आओ, हाँ वैसे भर दो, पेपर देखकर क्या होता है ना, कुछ तो पढ़ा है, पेपर देखकर एक ये पता चल जाए कि हाँ हम किसी वे में तैयारी करनी है, और इसका कोई अटेम्प्ट थोड़ी ना काउंट है,
इनके पास कोई डेटाबेस कुछ ऐसा थोड़ी ना। यूपीएससी में अटेम्प्ट काउंट होते हैं तो उसका सोच समझ के भरिए, लेकिन पीसीएस में कोई अटेम्प्ट काउंटेड नहीं है इसलिए भरवा देते हैं। ठीक है एवरीवन, आप भी, वरना तमिलनाडु पीसीएस भरवाऊंगा तुमसे, तमिल सिखवाकर। ठीक है, तो आधे घंटे बाद मिलते हैं हम, करंट अफेयर्स देखते हैं और उसके बाद डे 5, 6 भी आज से 5 बता देंगे क्या क्या पढ़ना है। तो 3 सब्जेक्ट हम ले रहे हैं, 3 फ्रंट खोल रहे हैं। यानी पहला सब्जेक्ट पॉलिटी, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, 3 फ्रंट खोलते हैं, तीनों फ्रंट पे काम करते हैं। ठीक है, 6 दिन, 1 दिन का ऑफ होता है जो संडे है, संडे को सीसेट का दिन है तो सीसेट ही करिएगा, और संडे को सीसेट करने के बाद जो 5-6 दिन है उन्हें रिवीजन का दिन बना लीजिए। ठीक है, फर्दर हर डे को, जैसे आपको डे मिले, हर डे को एक तो रिवीजन हम करा देंगे, दूसरा रिवीजन आपको खुद भी करना है। और रिवीजन का वक्त है ना, आप इवनिंग का, घर जाते ही पहला काम रिवीजन का करें। मॉर्निंग का टाइम कभी भी रिवीजन का मत रखिए, क्योंकि वो आप कर भी नहीं पाएंगे और वो फर्दर आगे के लिए मोराल डाउन करता है। मॉर्निंग में हमेशा नई चीज पढ़ें, क्योंकि मॉर्निंग में नई चीज क्या है, अभी अभी उठे हैं, कॉन्शियसनेस धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, चेतना आ रही है, तो चेतना जब आ रही है तो धीरे धीरे समझने में ज्यादा आसानी होती है। शाम को थक जाते हैं, फिर कभी किसी का बुलावा, कभी कुछ, कभी कोई परेशान कर रहा है, कभी कोई परेशान कर रहा है, नया टॉपिक पढ़ने में ज्यादा मुश्किल होगी, जबकि पुराना टॉपिक रिवाइज करने में आसानी है। क्यों, अगर मान लो आपको किसी ने पानी भी मांगा, पानी के लिए उठ गए हो आप, तो आके फिर दोबारा वहीं से रिवाइज कर सकते हो, लेकिन नए टॉपिक में बड़ी दिक्कत है। तो रिवीजन का टाइम आप इवनिंग रखिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, 1 आधे घंटे बाद मिलते हैं।